हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइनाइट सब्सिडियरी कंडीशन. So geometrical constraint problem or the finite subsidiary condition is there. So what is the statement for it? You have to find a function which extremize the functional I. जो इसको एक्सट्रीमाइज करते हैं वो फंक्शन आपने फाइंड आउट करने हैं एंड दट एडमिसिबल कर्व इज लाई ऑन द सरफेस g of x y z is equal to 0 and satisfying the boundary condition, this one. Okay, तो हमारे y और z हमारे अननोन फंक्शन है जो हमें फाइंड आउट करने हैं, जिसके लिए एक्सट्रीमाइज करना चाहिए और वो एडमिसिबल कर्व इस पर लाई करते हैं और ये बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं. ओके, सो इस टाइप के फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए व्हाट विल बी द थ्योरम? यू हैव द थ्योरम. अगर हम इसे पीछे से कोरिलेट करें तो हमने लास्ट लेक्चर में आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम डिस्कस की थी. सो व्हाट वाज दैट? आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम में हमारे पास क्या था? हमारे पास एक फंक्शनल गिवन था आई. ओके, उसके लिए अननोन फंक्शन आपको वाई फाइंड आउट करना था, तो वाई वहाँ पर हमारा क्या था? अननोन फंक्शन था. सो फॉर दैट कि जो ये अननोन फंक्शन है वाई, वो कुछ बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करता था और बाउंड्री कंडीशन के साथ कुछ सब्सिडियरी कंडीशन सेटिस्फाई करता था. जो सब्सिडियरी कंडीशन हमारी फंक्शनल की फॉर्म में गिवन थी, जिसे आप कंस्टेंट बोलते थे, तो वो कंडीशन हमारी इस फॉर्म में थी कि देयर इज सम कंस्टेंट जी ऑफ एक्स वाई वाई डैश इज इक्वल टू सम एल. ओके, तो वो अननोन फंक्शन फाइंड आउट करना था जो इसको एक्सट्रीमाइज करे, ये बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करे और इस फंक्शनल को सेटिस्फाई करता हो. तो ये हमारा आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम था. बट हियर व्हाट यू हैव टू डू, जो हमारी सब्सिडियरी कंडीशन है वो इस फॉर्म में गिवन है. यू कैन चेक दैट सब्सिडियरी कंडीशन हमारी इस फॉर्म में गिवन है, जी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0. ओके, तो सेम यही है आपके पास. एक ऐसा अननोन फंक्शन आपको फाइंड आउट करना है जो इसे एक्सट्रीमाइज करे और वो एडमिसिबल कर्व इस पर लाई करे और इन बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो. ओके, तो इसके लिए हमारे पास क्या थ्योरम है? दैट द गिवन फंक्शनल, सेम स्टेटमेंट आप यही फॉलो करोगे कि जो हमारा फंक्शनल वन है, दैट मीन्स functional is given here in this form. Okay, and जो unknown function है admissible curve yx and zx. Okay, these are the admissible curve which lie on the surface gxyz is equal to 0 and satisfying the boundary condition ya is equal to a1 and yb is equal to b1 and za is equal to a2 and zb is equal to b2. ये बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं. ओके, नाउ इफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू जेड, इफ दे डज नॉट वैनिश साइमल्टेनियसली एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस जी एक्स वाई जेड इक्वल टू 0. ओके, तो अगर ये हमारे दोनों के दोनों एक साथ वैनिश नहीं करते किसी भी पॉइंट पर सरफेस के, देन इन दैट केस देयर एग्जिस्ट सम फंक्शन लैम्डा एक्स सच दैट जो हमारा वाई एक्स और जेड एक्स है, आई मीन अननोन फंक्शन, दैट विल एक्सट्रीमाइज द इंटेग्रल दिस वन ए टू बी एफ प्लस लैम्डा जी को एक्सट्रीमाइज करेगा. ओके, और एफ प्लस जी को एक्सट्रीमाइज करने का मीनिंग क्या है? दैट्स विल सेटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन विच विल बी इन द फॉर्म ऑफ कर्ल एफ बाई कर्ल वाई प्लस लैम्डा कर्ल जी बाई कर्ल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कर्ल एफ बाई कर्ल वाई डैश इक्वल टू 0 and curl f by curl z plus lambda curl g by curl z minus d by dx of curl f by curl z dash equal to 0. Okay, so in this theorem you have to prove. So let us start the proof. We consider the given functional सबसे पहले जो हमारा i given है, i of y z will be equal to integral a to b f of x y z y dash z dash dx. Okay, now this unknown function, I mean y and z, satisfying the boundary condition, and वी नो दैट, हमें पता है कि अगर हमें वाई एक्स और जेड एक्स को एक्सट्रीमल बनाना है इसका, तो उसके लिए हमारी नेसेसरी कंडीशन क्या होती थी कि दैट शुड सेटिस्फाइंग डेल्टा ऑफ आई शुड बी इक्वल टू 0. ओके, किसी भी फंक्शनों को एक्सट्रीमाइज करने के लिए हमारी कंडीशन क्या थी? डेल्टा ऑफ आई शुड बी इक्वल टू 0. सो आई जस्ट टेक दैट कंडीशन कि डेल्टा ऑफ आई विल बी इक्वल टू 0. सो व्हाट इज आई राइट डाउन देयर इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स वाई जे y dash z dash dx equal to 0. So delta of this, what it will be? So when you taking delta of that, you just take it inside
नाउ यू टेक द पार्शियल डेरिवेटिव, सो दैट एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेल्टा एक्स प्लस कल ए बाई कल वाई डेल्टा वाई प्लस कल ए बाई कल जेड डेल्टा जेड कल ए बाई कल वाई डैश डेल्टा वाई डैश कल ए बाई कल जेड डैश डेल्टा जेड डैश एक्स इक्वल टू 0. नाउ यू नो दैट व्हेन यू कंसिडरिंग दिस वेरिएशन, इस वेरिएशन को कंसिडर कर देते तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कांस्टेंट कंसिडर कर चलते थे. सो हियर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्स. सो एक्स हमारा फिक्स है. ओके तो इसे फिक्स लेकर चलते थे तो दैट मीन्स डेल्टा ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 0. इफ दिस इज 0 सो दैट टर्म्स विल बी वैनिश ओवर हियर. सो यू आर लेफ्ट विद दिस टर्म्स. ओके सो ये आपके पास इंटीग्रल आ गया. नाउ इफ यू टेक द इंडिविजुअल इंटीग्रल, ओके मेनली व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट इसकी वैल्यू प्लेस कर दीजिए निकाल कर. ओके तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इंटीग्रल को इंडिविजुअल ले लेता हूँ. सो आई टेक इंटीग्रल दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू 0. ओके तो हमें मेनली क्या करना है, इन दोनों इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो ये इंटीग्रल दोनों एक ही फॉर्म में है, बस इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पर y है और यहाँ पर z है, इन दोनों में ये डिफरेंस है. सो हम एक को सोल्व कर लेते हैं, कल ए बाई कल वाई डैश डेल्टा वाई डैश डी एक्स. अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, सो बाई इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यू डू इट, दैट इज फर्स्ट एंड दैट इज सेकेंड. सो फर्स्ट फंक्शन एज टी इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड. ओके now you apply the upper limit minus lower limit. So when you apply upper limit and lower limit, delta कल by कल y dash delta y at b minus कल by कल y dash delta y at a. लेकिन हमें बाउंड्री कंडीशन गिवन है कि y की a पर वैल्यू है कैपिटल A और y की b सॉरी a1 है ये, और y की b पर वैल्यू है b1. तो अगर मैं इसका वेरिएशन लेता हूँ, डेल्टा ऑफ y है तो ये तो कांस्टेंट है, तो डेल्टा ऑफ y क्या हो जाएगा 0. सिमिलरली डेल्टा ऑफ वाई भी क्या हो जाएगा आपका 0. तो ये वाली टर्म आपकी वैनिश हो जाएगी. ओके सो यू आर लेफ्ट विद 0 माइनस ऑफ दिस थिंग. सो आई जस्ट राइट डाउन जो आपकी इस इंटीग्रल की वैल्यू होगी, इस इंटीग्रल की वैल्यू आपके पास क्या आ गया, माइनस ऑफ इंटीग्रल ए टू बी डी वाई डी एक्स ऑफ कल ए बाई कल वाई डैश इंटू डेल्टा वाई डी एक्स. सिमिलरली जो आपका नेक्स्ट था इंटीग्रल वो भी इसी फॉर्म में था, बस वहाँ पे जेड का डिफरेंस है आपका, कल ए बाई कल जेड एच इंटू डेल्टा जेड एच, तो वो भी सिमिलरली इसी फॉर्म में हो जाएगा. इंटीग्रल ए टू बी सोल्व करोगे तो इसी फॉर्म में आ जाएगा माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कल एफ बाई कल जेड डैश इंटू डेल्टा जेड डी एक्स. ओके सो इन द नेक्स्ट यू कैन सी दैट कि ये भी हमारा इसी फॉर्म में आ चुके हैं. ओके सो व्हेन यू गेट इन दैट फॉर्म, सो इट विल बी, सो व्हाट यू हैव टू डू, ये दोनों इंटीग्रल की जो हमने वैल्यू निकाली है ये आप जस्ट सब्स्टिट्यूट करोगे इन द इक्वेशन नंबर 8. ओके जो अभी हमने इक्वेशन नंबर 8 जो ऊपर देखी है, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 8. ओके ये इक्वेशन नंबर 8 है, यहाँ पर हमने ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू प्लेस करनी है. तो ये दोनों वैल्यू, सो ये दोनों वैल्यू मैं यहाँ से उठाकर प्लेस कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 8 में जो अभी हमने सोल्व की है. सो यू जस्ट प्लेस इट दैट ओवर हियर. सो व्हेन आई प्लेस इट दिस वाज एज इट इज, इन दोनों की वैल्यू हमने ये प्लेस कर दिया है. यू कैन चेक दैट जो फर्स्ट इंटीग्रल और जो थर्ड इंटीग्रल है, सो इंटीग्रल ए टू बी सेम इन लिमिट है आपकी, and delta y is common here. I can combine that कल by कल y minus d by dx of कल f over कल y dash delta y dx plus integral of this thing. बाकी ये दोनों अगर मैं combine करता हूँ that will be delta z common and that will be equal to 0. okay we call it as 11. अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि g of x, सब्सिडियरी कंडीशन गिवन है कि g of x y z is equal to 0. ये गिवन है आपको सरफेस. ओके सो व्हाट आई डू हियर, जस्ट आई टेक द पार्शियल डेरिवेटिव दिस of g. So when I take the partial derivative of g, that will be gx, partial derivative of g with respect to x into delta x, partial derivative of g with respect to y into delta y, partial derivative of g with respect to z into delta z is equal to 0. But as we are considering कि x हमारा फिक्स है तो ये delta x 0 हो जाएगा, so it will be eliminated. When this is eliminated, we are left with this one only. Okay, so what to do here कि इसे हम इक्वेशन नंबर 12 कह देते हैं. तो what I do here, so I suppose that कि I multiply the equation number 12 by some lambda, okay, which we call Lagrange's multiplier. ये हमारा फंक्शन ऑफ x हो भी सकता है और नहीं भी. ओके एंड वी इंटीग्रेट लैम्डा से मल्टीप्लाई करने के बाद इसे आप इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x और लिमिट होगी आपकी a टू b. सो हमने क्या किया, 12 को लैम्डा x से मल्टीप्लाई कीजिए, लिमिट a टू b. सो आई टेक दैट दिस वन इज इक्वल टू 0. ओके सो व्हाट आई डू हियर, जो हमारी इक्वेशन नंबर 11 थी और 13 थी, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं. ओके सो दैट वाज योर 11, ये आपकी 11 थी. इसी के साथ हम उसे ऐड कर देते हैं जो लैम्डा एक्स से 12th इक्वेशन से हमने फॉर्म की है, दैट इज इक्वेशन नंबर 13. तो 11 और 13 को वैन जब आप ऐड करोगे,
so you are getting in this form, right? So when you add in this form, now you know that delta y and delta z, these are the arbitrary over here. Okay, so this plus this is equal to 0 you are getting here. Now you know that these delta y and delta z and these two terms are independent to each other. Okay, क्योंकि ये टर्म आपकी अलग है, ये अलग है. ओके, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये फर्स्ट टर्म इसका नेगेटिव है या ये इसका नेगेटिव है. ओके, सो दैट मीन्स इंडिविजुअली दैट विल बी इक्वल टू 0. अगर इंडिविजुअली इक्वल टू 0 है तो डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड हमारा क्या है, आर्बिट्रेरी है. इफ दीज टू आर आर्बिट्रेरी, सो यू विल से दैट शुड बी इक्वल टू 0 एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0. केवल हमारा यही केस बचता है कि जब ये दोनों 0 हो गए, ओनली इन दैट केस दैट कैन बी इक्वल टू, देयर सम कैन बी इक्वल टू 0. सो फ्रॉम हियर वी गेट द कंडीशन कि अगर हमारे पास दोनों आर्बिट्रेरी है, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड, देन वी आर गेटिंग दिस कंडीशन. ओके, सो हमारे पास कंडीशन मिल गई कि अगर हमारे पास फंक्शनल को एस्टिमाइज करना है, उसके लिए अननोन फंक्शन वाई और जेड चाहिए जो फाइनाइट सब्सिडियरी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, जो जी एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 के फॉर्म में थी, और बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तब उस अननोन फंक्शन को निकालने के लिए हमारे पास ये दो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी. ओके, यू हैव टू रिमेंबर इन दैट फॉर्म. ओके, इसी पे बेस्ड हमारे पास एक एग्जांपल है, लेट मी डिस्कस अबाउट इट. यू हैव टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट. दो पॉइंट आपको गिवन है, ए एंड बी. ओके, लाइंग ऑन द सरफेस. सरफेस भी गिवन है कि किस सरफेस पे लाई करते हैं, इस सरफेस पे लाई करते हैं. ओके, सो यू हैव टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट. तो हम क्या करते हैं, पहले हम वो कर्व फाइंड आउट कर लेते हैं कि वाई और जेड हमारे अननोन कर्व कौन से है. ओके, जो इसे एक्सट्रीमाइज करेगा, आई मीन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए जो हमारी कर्व रिक्वायर्ड होगी वो क्या है, और उनका यूज करके हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे. सो व्हाट आई हैव टू डू, सबसे पहले जो हमने पिछली फॉर्म की है उसको यूज करने के लिए व्हाट आई हैव टू डू, जस्ट हमें एफ प्लस लैम्डा जी निकालना है. अगर एफ प्लस लैम्डा जी निकालना है तो लैम्डा कोई हमारे पास लैग्रेंज मल्टीप्लायर आप विच कैन फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, उसको कंसिडर करोगे तो एफ प्लस लैम्डा जी को तब एक्सट्रीमाइज करेगा अगर वो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. ओके, तो हमने क्या कंडीशन की है कि वही उसी फॉर्म में गिवन है हमारे पास फाइनाइट सब्सिडियरी कंडीशन, जी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 इज दिस वन. ओके, तो अभी हमने क्या निकालना है, बस हमें फंक्शनल फॉर्म करनी है. तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शनल फॉर्म करनी है 3D में. यू नो दैट कि अगर मुझे डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट यू हैव टू फाइंड आउट इन 3D, सो व्हाट आई हैव टू डू, आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दैट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स. ओके, इंटीग्रल ऑफ द ds you will take. But what will be the ds in 3D? You say that ds square will be equal to dx square plus dy square plus dz square. That thing we have discussed already. Okay, अगर मैं dx square कॉमन लेता हूँ तो 1 plus y dash square and that will be there. Okay, so I of yz will be equal to, जब ds की वैल्यू प्लेस कीजिए 1 to 2 इंटेग्रल रूट ऑफ 1 plus y dash square plus z dash square dx. Okay, so what I have to do here, हमारे पास ये बन गया फंक्शनल इस प्रॉब्लम के लिए, और हमारे पास सब्सिडियरी कंडीशन ऑलरेडी गिवन है 15x माइनस 7y प्लस जेड माइनस 22 इक्वल टू 0, और जो हमारे अननोन फंक्शन है y और z वो इस बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं. हाउ यू गेट दैट बाउंड्री कंडीशन, यहाँ से जो आपके पास गिवन पॉइंट्स हैं, गिवन पॉइंट को देख सकते हो आप लोग. जैसे फर्स्ट पॉइंट है, इन द फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -1 है, z की वैल्यू 0 है. यानी कि x की वैल्यू 1 है और x1 पर y क्या है -1, और x1 पर z क्या है 0. सिमिलरली x2 आपका क्या है 2, तो x2 2 पर y2 क्या है मेरा 1, x2 इक्वल टू 2 पर z2 क्या है मेरा -1. सो ये दोनों की दोनों जो कंडीशंस हैं इनसे बाउंड्री कंडीशन यूज़ कीजिए, और बाउंड्री कंडीशन हमारी आ गई ये वाली. अब इन बाउंड्री कंडीशन को इसका यूज करके कि हमारे पास एक हमने फंक्शन फाइंड आउट करना है y और z जो इन बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता हूँ, इस सब्सिडियरी कंडीशन को सेटिस्फाई करता हूँ और इसे एक्सट्रीमाइज करता हूँ. सो इसके लिए हमने क्या कंडीशन फाइंड आउट की थी जो पिछली थ्योरम से की है कि वी विल फॉर्म दैट h फॉर्म करेंगे, h को कह रहा हूँ मैं f प्लस लैम्डा जी. ओके, तो f तो आपका ये रहा और g आपका ये रहा. सो यू से दैट h विल बी इक्वल टू दिस प्लस लैम्डा इनटू दिस, राइट. सो इसके लिए क्या हमारी कंडीशन फाइंड आउट की थी हमने कि हमारे लिए कि जो k होगा इंटीग्रल a टू b h dx वो हमारा एक्सट्रीमाइज कब होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो. ओके, k इक्वल टू 1 to 2 h dx एक्सट्रीमाइज कब होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है.
तो इन कंडीशन का यूज कीजिए। तो 5 और 6 को मैं सोल्व करता हूँ। तो हमने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं, एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड जी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड एफ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश, और इसमें फिर में प्लेस कर दीजिए आप। ओके, सिमिलरली 6 को सोल्व करने हैं। तो जब 5th को सोल्व करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव हमने पुट किए निकाल कर, सो इट विल विद दिस वन, और रीराइट करने के बाद इक्वेशन नंबर 7 आपके पास आ गई। सिमिलरली जब 6th इक्वेशन को सोल्व करोगे तो पार्शियल डेरिवेटिव पुट करने के बाद यू आर गेटिंग दिस वन। ओके, नाउ फ्रॉम हियर यू कैन चेक दैट कि अगर मैं 7 और 8 को चेक करता हूँ तो हमारे पास ये है इक्वेशन और ये है। तो अगर मैं इसे 7 से मल्टीप्लाई करके 8 इक्वेशन को उसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये पार्ट आपके कैंसिल हो जाएगी, राइट। तो दिस प्लस 7 ऑफ दिस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डैश प्लस 7 जेड डैश हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है आपका। तो ये आपके पास रीराइट करके ये आ गया। ओके, डी बाई डी एक्स से दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे दैट विल बी इक्वल टू C1, रीराइट करके दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए एंड स्क्वेयरिंग कीजिए, यू आर गेटिंग दैट टर्म। ओके, दिस विल बी इक्वल टू दिस वन। लेकिन हमारे पास एक कंडीशन गिवन है, जी कंडीशन हमारे पास क्या गिवन है, 15x, इट वॉज दैट 15x माइनस 7y प्लस जेड प्लस 22 इक्वल टू 0। जब इसको आप डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आ जाएगा, 15 माइनस 7y डैश प्लस जेड डैश, और वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर या तो आप y डैश की वैल्यू निकालो या z डैश की, ताकि आपकी जो 9th है इक्वेशन वो सोल्व हो सके। तो हमने यहाँ से वैल्यू क्या निकाली है, z डैश की वैल्यू निकाली है, वो आ गई आपकी 7y डैश माइनस 15, उसको प्लेस कर दिया 9 इक्वेशन में। जब 9 इक्वेशन में प्लेस करोगे सो उसे प्लेस करने के बाद यू आर गेटिंग दिस थिंग। ओके, रीराइट कीजिए, व्हेन यू डू डैट एंड ओपन द स्क्वायर एंड रीराइटिंग द टर्म, उसको कलेक्ट करोगे तो y डैश स्क्वायर टर्म, y डैश टर्म और विदाउट y डैश टर्म को रीराइट करके आपके पास ये इक्वेशन आ गई है। ओके, अब जो ये कोफिशिएंट्स है उसको मैं कह देता हूँ, इसे a कह देता हूँ, इसे b, इसे c। तो आपके पास बन गया a वाई डैश स्क्वायर माइनस b वाई डैश प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a b c आपके कांस्टेंट है। ओके, क्योंकि आपके यहाँ पे c1 c2 c3 कांस्टेंट है, तो a b c आर द कांस्टेंट। अब मैं सपोज करता हूँ कि अगर मैं c को 0 लेकर चलता हूँ, ओके, कैसे ले लेते हैं कि अगर मैं c को 0 लेकर चलता हूँ तो व्हाट विल बी देयर हियर, a वाई डैश स्क्वायर माइनस b वाई डैश इज इक्वल टू 0। अगर वाई डैश कॉमन लेता हूँ तो दिस विल बी इक्वल टू 0, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, राइट। सो व्हेन यू सोल्व इट, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई है आपकी k, और यहाँ से वाई डैश की वैल्यू आपकी आ गई है b बाई a, उसे कह दीजिए कुछ कांस्टेंट c2। तो y की वैल्यू क्या आ गया, c2x प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज c3। यहाँ से y की वैल्यू k, अगर इसमें आप बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि y की वैल्यू -1 आ रही है और कहीं y की वैल्यू क्या आ रही है 1, लेकिन y की वैल्यू दोनों डिफरेंट आ रही है, इट कांट बी हैपन। ओके, सो यू इट विल नॉट वर्क एक्चुअली। सो हम क्या कर्व लेकर चले कि y विल बी इक्वल टू c2x प्लस c3। तो जब इसमें बाउंड्री कंडीशन में अप्लाई करूँगा तो वहाँ से c2 c3 की वैल्यू आपके पास आ गई है, c2 आपके पास आ गया 2 और c3 आ गया -3। सो इन दोनों वैल्यू को यूज कीजिए तो y आपके पास बन गया 2x माइनस 3। अब इस y का यूज कीजिए जो z हमने निकाला था, z डैश इक्वेशन नंबर 10 में, तो z डैश आपके पास था 7y डैश माइनस 15। तो y डैश की वैल्यू यहाँ से आप निकाली क्या आएगी 2, वैल्यू यहाँ पे प्लेस कीजिए तो z डैश की वैल्यू होगी -1, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कीजिए तो क्या आ जाएगी -x प्लस c4। अब आपको ये c4 कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, फिर बाउंड्री कंडीशन यूज कीजिए। व्हेन यू यूज दैट बाउंड्री कंडीशन, सो व्हाट इट विल बी दैट, बाउंड्री कंडीशन को जब हम यूज करेंगे, सो बाउंड्री कंडीशन को यूज करने के बाद c4 की वैल्यू 1 आ गई है, तो z आपके पास से आ गई है। ओके, दैट मीन्स हमारे पास अननोन फंक्शन आ चुके हैं। व्हाट वर द अननोन फंक्शन, एक तो आपके पास आ गया है दिस इज योर y एक्स ये आ गया आपके पास। ओके, एंड सिमिलरली आपके पास z आ गई है। अब इन दोनों अननोन फंक्शन का यूज करते हुए हमें शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी थी। शॉर्टेज डिस्टेंस क्या थी आपकी, 1 प्लस इंटेग्रल 1 to 2 ds था ना, तो ds की वैल्यू ये थी आपकी 1 to 2 1√1 प्लस वाई डैश के प्लस जेड डैश के dx। तो यहाँ वाई डैश की वैल्यू आपकी आ गई 2 और जेड डैश की वैल्यू -1 है, उन दोनों की वैल्यू पुट कीजिए। इंटीग्रल को जब आप सोल्व करोगे तो √6 बार आ गया, 2 to 1 करोगे तो वैल्यू आ गई 1, तो √6 into 1, तो दैट विल बी योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, so in this way you have to solve the finite subsidiary condition. The next topic we will discuss in the next class. Thank you very much, students.